कर जरूरी यात्राएं करते हैं। इस तरह वे न केवल अपने बल्कि अपने पूरे पर संसार की सबसे सस्ती कार परियोजना का शुभारंभ सन 2030 में टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा के अधीन शुरू हुआ। रतन टाटा को ये प्रेरणा उन लाखों दुपहिया वाहन चालकों की परेशानी देखकर मिली जो महंगी कारें नहीं खरीद सकते। अतः अपने परिवार के 3-4 सदस्यों को दुपहिया वाहन में बैठाकर जान हथेली पर रखकर जरूरी यात्राएं करते हैं। इस तरह वे न केवल अपने बल्कि अपने पूरे परिवार की जिंदगी जोखिम में डालकर अपना सफर पूरा करते हैं। उनकी परेशानी कम करने के लिए उनके बजट के भीतर एक कार निर्मित कर उन्हें देने का रतन टाटा का सपना था। कम बजट की कार संभव बनाने में इसके डिजाइन संबंधी मापदंडों को पूरा करने हेतु टाटा ने निर्माण प्रक्रिया में आवश्यक फेरबदल किया। नवीनता पर जोर देते हुए आपूर्तिकर्ताओं से डिजाइन संबंधी नई कल्पनाएं साकार करने को कहा। कार का डिजाइन रतन टाटा द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। मारुति 800 की तुलना में नैनो के अंदर 21% ज्यादा जगह है। नैनो के बाजार में प्रवेश करने से भारत के कार व्यवसाय का 65% तक विस्तार होगा, ऐसा क्रिसिल रेटिंग एजेंसी का अनुमान है। टाटा मोटर ने नैनो की शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए रखी है, इसलिए इसे लखटकिया कार भी कहा गया है। ये दुनिया में सबसे कम कीमत की कार है। इसको सालाना 1 लाख रुपए की आय वाले परिवार भी रख सकते हैं। इस अर्थ में ये वास्तव में जनता की कार है। टाटा मोटर्स ने नैनो का मॉडल नॉर्वे ऑटो एक्सपो में 10 जनवरी 2008 को प्रदर्शित किया। अपेक्षाकृत काफी कम कीमत तथा अन्य विशेषताओं के कारण ये काफी आकर्षण का केंद्र रही। टाटा नैनो एक छोटी 4 सीट वाली सिटी कार है। इसका इंजन पिछले हिस्से में स्थापित किया गया है। कम कीमत और पर्यावरण सापेक्ष विशेषताओं के कारण इसकी काफी सराहना की गई है। ये विचार प्रमुख है कि टाटा ग्रुप नैनो का उत्पादन बड़े पैमाने पर करेगा, विशेषकर इसके इलेक्ट्रिक मॉडल का। भारत में बिक्री के साथ साथ इसे दुनिया भर में निर्यात किया जाएगा। कार का उत्पादन एक स्टैंडर्ड तथा 2 लग्जरी मॉडल में किया जाएगा। दुनिया की सबसे सस्ती टाटा मोटर्स की टाटा पसंद 2003 की उत्पादन में मिली सफलता ने भी नैनो विकसित करने के लिए प्रेरणा दी। टाटा का शुरुआती लक्ष्य दुनिया की सबसे कम खर्चीली कार का उत्पादन था, जिसकी शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए में तथा अमेरिकी डॉलर में $2,300 थी। यह कीमत इस तथ्य के बावजूद बनी रही जबकि कार विकसित करने के 5 वर्षों के दौरान ही मटेरियल की कीमत में 13 से 23% की बढ़ोतरी हो चुकी थी। टाटा नैनो के इलेक्ट्रिक मॉडल की विदेशों में भी काफी मांग होने की संभावना है। डायरेक्टर जनरल फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट यूरोपियन कमीशन मैथियास रूट का विचार है कि अन्य देशों की तरह संपूर्ण यूरोप भी टाटा नैनो के व्यावसायिक विपणन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के मद्देनजर नैनो का इलेक्ट्रिक मॉडल विकसित करना ज्यादा उपयुक्त होगा। नैनो परियोजना का शुभारंभ। दरअसल नैनो परियोजना की शुरुआत सन 2003 में तब हुई जब टाटा मोटर्स ने अपने 4 सदस्यों की एक टीम बनाई और उससे एक नई परियोजना पूरा करने के लिए कहा। ये परियोजना थी 4 पहियों वाले एक नए यातायात वाहन का विकास। तब इसे कार नाम भी नहीं दिया गया था, सिर्फ इतना कहा गया था कि इसकी कीमत 1 लाख रुपए होगी। उस समय सबसे कम कीमत की कार का मूल्य लगभग 2.5 लाख रुपए था। ये भी स्पष्ट किया गया कि ग्राहकों के विश्वास, सुरक्षा और पर्यावरणीय आवश्यकताओं का इसमें पूरा ध्यान रखा जाना है। डिजाइन टीम ने कई रूपरेखाओं पर विचार किया तथा वाहन निर्माण के वैकल्पिक तरीकों पर ध्यान दिया और तत्कालीन छोटी कारों से कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया।
टीम ने कई विकल्पों और स्थितियों पर विचार किया, जैसे धातु की जगह प्लास्टिक का उपयोग, अंदरूनी जगह में कमी या कम शक्ति के इंजन का प्रयोग। ध्यान का केंद्र तब सिर्फ कम कीमत रखना था। विभिन्न तकनीकें आजमाई गईं, लेकिन एक प्रश्न अधूरा रह गया कि ग्राहक कितने कम से कम पर संतुष्ट होगा। जब ये निश्चित हो गया कि उपयुक्त कार के विकास के लिए ऑटो रिक्शा वाला तौर तरीका काम नहीं आएगा, तो अन्य विचार सामने आए, जैसे दरवाजा रहित जहां लोहे का जंगला लगा हो, कपड़े की छत, प्लास्टिक के दरवाजे आदि। लेकिन रतन टाटा इनमें से किसी सुझाव पर सहमत नहीं हुए। उनका स्पष्ट विचार था कि कम कीमत पर पूरी कार चाहिए, न कि कार जैसा कोई ढांचा। कई विचारों पर कार्य किया गया। अलग प्रकार के आकार में हेडलाइट, कार का सामने के भाग को एक बच्चे के जैसा लुक देने का, छोटे चेहरे में बड़ी आंखें आदि। लेकिन रतन टाटा ने कुछ अलग कर दिखाने को कहा। डिजाइन में बार बार का बदलाव टीम के लिए कष्टकारी था। नैनो में न्यू इंडिका का एक फीचर जोड़ा गया। इससे नैनो के फ्रंट वॉल्यूम में बदलाव आ गया और इसके साथ ही कार के लुक में एक उल्लेखनीय परिवर्तन नजर आने लगा। कार के विकास में ये एक आनंददायक मोड़ था, साथ ही एक दिशा कारक भी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कार बड़ी भी दिखे, कोनों पर पहिए आकार को प्रबलता प्रदान करते हुए सड़क पर एक आकर्षक लुक दे, एक संपूर्ण आकार विकसित किया गया। यहाँ तक कि ग्लास के निचले कोने के आकार और स्थान पर भी चर्चा की गई। इन सब मामलों में रतन टाटा से विचार विमर्श होता रहा। जुलाई 2007 तक एक मॉडल करीब करीब तय हो गया तथा प्रारंभिक स्तर पर उस पर कार्य करने का विचार बना लिया गया। तभी टाटा को कार के सामने का बाहरी हिस्सा कुछ अटपटा सा लगा, इसलिए उसे कुछ बढ़ाना तय हुआ। इसी वर्ष अगस्त के अंत में नया डिजाइन बनाकर रतन टाटा के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसे उन्होंने तत्काल स्वीकृति दे दी। अब बारी थी कार के आंतरिक डिजाइन की। पारंपरिक डिजाइनों की अपेक्षाकृत यहाँ परिवर्तनों की पर्याप्त गुंजाइश थी। यहाँ भी सवाल कम लागत का था, लेकिन जहाँ तक इसे आरामदेह बनाने की बात थी, इस पर किसी तरह का विवाद नहीं था। मुख्य कार्य ग्राहक की संतुष्टि के साथ साथ बाजार के अनुरूप कार की लागत का संतुलन बैठाना था। इसके साथ साथ कार के अंदर की जगह का इस तरह उपयोग करना था कि वो आकर्षक लगे। इसके लिए कई विचार सामने आए। उनमें से उच्च सुझावों पर पर्याप्त विचार विमर्श के बाद उनका कार्यान्वयन किया गया और कार के आंतरिक हिस्से को एक आकर्षक आकार दिया जा सका। कार निर्माण के प्रत्येक कदम पर तरह तरह की दिक्कतें सामने आई, क्योंकि ये निर्माण पारंपरिक ऑटो इंजीनियरिंग से हटकर था, जैसे इंजन को अगले हिस्से की बजाय पिछले हिस्से में स्थापित करना। ये एक अनोखा विचार था। इससे कार के अंदर जगह बढ़ गई, लेकिन संतुलन की समस्या आड़े आ गई। इसके लिए तदनुरूप कुछ सेटअप्स को आगे लाना पड़ा। संबंधित सेटअप्स के साथ उनका सामंजस्य बिठाया गया तथा फिर ट्रायल द्वारा उनकी गुणवत्ता और क्षमता की जांच की गई। कोई कमी पाए जाने पर फिर सुधार और ट्रायल हुए। निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरने के लिए फ्लोर चैनल को 10 बार परिवर्तित किया गया। इस प्रकार डैशबोर्ड और सीट्स में भी लगभग इतनी ही बार बदलाव किए गए। लेकिन टीम अपने कार्य में पूरे मनोयोग से जुटी रही। कुछ नया और अनोखा कर रहे होने का एहसास और रतन टाटा की प्रेरणा और निर्देशन उनके साथ था। दरअसल कार के इंजन को पिछले हिस्से में स्थापित करने का विचार डिजाइन प्रक्रिया के लिए क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। सिटी कार में लगने योग्य एक 35 हॉर्स पावर के समुचित इंजन हेतु संसाधन जुटाने वाली टीम दुनिया के तमाम देशों में हो आई, लेकिन ऐसा कोई इंजन नहीं मिला जो कार के बजट के भीतर हो। फिर स्वयं टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित एक इंजन का परीक्षण किया गया, जिसे नैनो के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। अतः फिएट बॉश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का इंजन नैनो हेतु परीक्षण में खरा उतरा और उसे स्वीकृत कर लिया गया।
पिछली सीटों के पीछे इंजन, गियरबॉक्स और एग्जॉस्ट सिस्टम स्थापित करना मुश्किल भरा काम था। इसे इंजीनियरिंग टीम ने कुशलता से पूरा कर लिया। इंजीनियरिंग टीम की इस बात के लिए भी सराहना की जानी चाहिए कि उसने नैनो के लिए कई नई संरचनाएं रची और स्थापित की। डिजाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले कुछ महीनों में एक उत्पादन टीम का गठन किया गया। ये कार्य बड़े करीने से किया गया। इसमें टाटा मोटर्स के अलावा बाहर से भी लोग लिए गए। इनमें आईआईटी खड़गपुर और जादवपुर विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर भी थे। कुल मिलाकर ये एक मिलीजुली टीम थी जो अनुभव और युवा उत्साह का संगम थी। इससे अनुभव के साथ साथ ताजा विचारों का संगम हुआ और एक नई कार्य संस्कृति का सूत्रपात्र हुआ। कार निर्माण प्रक्रिया एक दुरूह प्रक्रिया है। इसे इक्का दुक्का लोगों या कंपनियों के अपने ही बलबूते पर कर पाना आसान नहीं है। इसीलिए इसमें अन्य कंपनियां तथा वेंडर्स की भूमिका अहम होती है, जो कार निर्माण में जरूरी तरह तरह के उत्पाद तैयार करके उनकी आपूर्ति करते हैं। पारंपरिक प्रक्रिया और स्पेसिफिकेशन के अनुरूप कार्य करना या करवा लेना आसान होता है, लेकिन नैनो जैसी नई संकल्पना की कार्य हेतु वेंडर्स का एक नया पूल तैयार करना या पुरानों को कार की जरूरतों के अनुरूप उत्पाद तैयार करने के लिए राजी करना थोड़ा मुश्किल कार्य था, जिसे उनके साथ संवाद कायम करके जरूरी तकनीक, डिजाइन और निर्देशन देकर ये समस्या सुलझाई गई। अतः नैनो उत्पादन में सहयोग देने के लिए लगभग 100 वेंडर्स का एक ग्रुप तैयार किया गया, जो जरूरत के मुताबिक उत्पाद तैयार करने और उनकी आपूर्ति कर नैनो उत्पादन प्रक्रिया का अंश बन सके तथा बड़े पैमाने पर कार का उत्पादन संभव हो सके। टाटा मोटर्स ने नैनो परियोजना की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल को चुना। इससे पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होने के साथ साथ काफी लोगों को रोजगार मिला। लोगों की आय में वृद्धि होती, क्योंकि नैनो परियोजना की सफलता से उत्साहित होकर अन्य काफी उद्योगों के वहां स्थापित होने की संभावना थी। रोजगार मिलने से ग्रामीण तबके के बहुत से लोगों की गरीबी दूर होती। फैक्ट्री की स्थापना के लिए भूमि पश्चिम बंगाल के सिंगूर क्षेत्र में अधिग्रहित की गई। भूमि अधिग्रहण की ये प्रक्रिया सही ढंग से चली तथा भूस्वामी भी क्षतिपूर्ति की राशि को लेकर संतुष्ट थे। लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान भूस्वामियों का एक वर्ग जो वहां नहीं रहता था, कुछ अनपढ़ किसानों और एक राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस क्षतिपूर्ति राशि को स्वीकार करने से इनकार कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। राजनीति की बिसात बिछ जाने से तमाम नए आयाम इस विवाद को हवा देने लगे। किसी ने भी इसे उपजाऊ कृषि भूमि बताना शुरू कर दिया, तो किसी ने कम राशि की क्षतिपूर्ति पर शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने जमीन के अधिग्रहण की वैधता पर सवाल उठा दिए, तो कुछ ने इसे जबरदस्ती अधिग्रहित करने का मामला बना दिया। यद्यपि पश्चिम बंगाल सरकार तहे दिल से चाहती थी कि नैनो परियोजना उनके राज्य में लगे। उसने इसके लिए जरूरी वातावरण बनाया और लगभग 997 एकड़ भूमि अधिग्रहण की सुविधा प्रदान की। भूमि अधिग्रहण का मुखर विरोध करने में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर सबसे आगे थी। इनको भरपूर समर्थन दिया नागरिक एवं मानवाधिकार ग्रुपों, कानूनी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जो ऐसे अवसरों की हमेशा ताक में रहते थे। विरोध करने वालों को राज्य में शासक पार्टी सीपीआई के नेताओं की आलोचनाओं और मौखिक चेतावनियों तथा उसके कार्यकर्ताओं द्वारा हाथापाई का सामना करना पड़ा। सिंगूर कृषि भूमि बचाओ समिति के सदस्यों के हाथों राज्य सरकार तथा टाटा मोटर्स के सर्वे अधिकारियों को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
फलतः राज्य सरकार को भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करनी पड़ी, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया। परियोजना के लिए निर्धारित भूमि का नियंत्रण सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और विरोध प्रदर्शनों के बीच दिसंबर 2006 में तार बाड़ से उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। इसके विरोध में ममता बनर्जी ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया तथा बाद में 25 दिन की भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी पार्टी के सदस्यों ने विधानसभा में तोड़फोड़ की। बड़ी संख्या में पुलिस बलों और मार्क्सवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तारबाड़ के अंदर के क्षेत्र की पहरेदारी शुरू कर दी, लेकिन विरोधी ग्रामीणों तथा अन्य ग्रुपों द्वारा रुक रुक कर इस घेराबंदी पर आक्रमण होते रहे। जनवरी 2007 में आवंटित भूमि पर फैक्ट्री स्थापना का कार्य शुरू हुआ, लेकिन प्रतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि दिन पर दिन उग्र होता गया। इससे परियोजना कार्यक्रम को व्यवहारिक आकार देने का कार्य रुक सा गया और बहुमूल्य समय नष्ट होता रहा। पश्चिम बंगाल में नैनो परियोजना की स्थापना खटाई में पड़ते देख अन्य राज्यों ने इसे अपने राज्य में खींचने के प्रयास शुरू कर दिए। इसी बीच समझौते के प्रयास हुए और कोई मध्य मार्ग निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कोई ऐसा कारगर उपाय सामने नहीं आया जिससे संपूर्ण परियोजना को एक जगह अमली जामा पहनाया जा सके। दबावों के सामने झुकने की बजाय रतन टाटा ने सिंगूर से हटने का फैसला कर लिया और 2 अक्टूबर 2008 को इसकी घोषणा भी कर दी। नैनो परियोजना की स्थापना का नया केंद्र साणंद। पश्चिमी बंगाल में काफी समय और साधन गंवाने के बाद टाटा ने गुजरात में अहमदाबाद के निकट साणंद में अपनी लखटकिया कार नैनो परियोजना स्थानांतरण करने की घोषणा कर दी। इस परियोजना पर 2000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन उसके साथ साथ समय पर कार की डिलीवरी करने के लिए उसे फिलहाल किसी अन्य केंद्र से उत्पादित करने का फैसला किया गया। ये अलग बात है कि इस घोषणा से पहले गुजरात सरकार तथा टाटा प्रतिनिधियों के बीच गुपचुप वार्ता का दौर चला। अंततः राज्य के उद्योग सचिव और टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रभावी भूमिका का योगदान भी रहा, जिन्होंने 1000 एकड़ अच्छी स्थिति वाली भूमि का तेजी से आवंटन सुनिश्चित किया। स्वयं रतन टाटा ने इसके लिए आभार प्रकट किया। टाटा मोटर्स के साथ ही लगभग 60 वेंडरों ने भी नैनो उत्पादन कार्य में सहयोगी की भूमिका अदा करने के लिए साणंद का रुख किया। अब यह तय हो गया कि टाटा नैनो का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन साणंद गुजरात में लगाई जा रही फैक्ट्री से होगा। इस बीच पंतनगर संयंत्र में अपेक्षाकृत न्यून स्तर पर नैनो का उत्पादन आरंभ हो गया, जहां अंक ट्रक की कुछ उत्पादन लाइनों को नैनो उत्पादन के अनुरूप परिवर्तित किया गया। इसी तरह टाटा मोटर्स के पुणे संयंत्र में भी निर्धारित समय पर बाजार में नैनो का प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु कुछ उत्पादन लाइनों पर काम शुरू कर दिया गया। साणंद संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 2,50,000 इकाई होगी, जिसे बाद में बढ़ा दिया जाएगा। नैनो मॉडल भारत मानक 2nd, 3rd और 4th के अनुरूप होगी, जो यूरोपीय मानक 2nd, 3rd और 4th के अनुरूप है, तथा इसे 3 मॉडलों में मार्केट में उतारा जाना सुनिश्चित हुआ। नैनो का बाजार में प्रवेश। रतन टाटा की टाटा मोटर्स ने सारी चुनौतियों से पार पाते हुए अंततः जुलाई 2009 में नैनो को सड़क पर उतार दिया। जब इसके पहले ग्राहक को कार की चाबी सौंपी गई, नैनो के पहले 3 ग्राहकों में से एक अशोक रघुनाथ को चेयरमैन रतन टाटा ने स्वयं अपने हाथों कार की चाबी सौंपी। ये नैनो LX मॉडल की सिल्वर कलर की थी।
सिंगूर विवाद के कारण बहुमूल्य समय के नष्ट हो जाने के बावजूद समय पर ग्राहकों को कार सौंपने की प्रक्रिया का शुरू होना नैनो और टाटा मोटर्स दोनों के लिए एक शुभ लक्षण था। नैनो, कुछ तथ्य, तकनीकी तथा अन्य विशेषताएं। रियर व्हील ड्राइव, 2 सिलेंडर 623 सीसी रियर इंजन, 33 PS कार, सिंगल बैलेंसर शाफ्ट। ईंधन खपत 4.55 लीटर प्रति 100 किलोमीटर। लंबाई 3.1 मीटर। ऊंचाई 1.6 मीटर। चौड़ाई 1.5 मीटर। सेफ्टी, ऑल शीट मेटल बॉडी, इंट्रूजन रेसिस्टेंट डोर्स, सीट बेल्ट, ट्यूबलेस टायर्स। कार ने फुल फ्रंटल क्रैश तथा साइड इंपैक्ट क्रैश मानकों को सफलतापूर्वक पास किया है। पर्यावरण के अनुकूल, भारत में बनाए जा रहे दुपहिया वाहनों से प्रदूषण का स्तर कम। उच्च ईंधन क्षमता के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी। मानक स्तर, भारत स्टेज 3 तथा यूरो 4 उत्सर्जन स्तर। सरकार द्वारा वाहन रोड पर उतारने हेतु निर्धारित सभी मानकों को नैनो ने सफलतापूर्वक पास किया है। नैनो के 3 मॉडल होंगे। पहला स्टैंडर्ड मॉडल, 2 हायर एंड मॉडल्स जिनमें एयर कंडीशनर फिट होंगे। इन तीनों प्रारंभिक मॉडलों का RCX 600 किलोग्राम तथा LX का क्रमशः 615 और 635 किलोग्राम होगा। नैनो यूरोप को सन 2011 तक बाजार में उतारे जाने की संभावना है। रतन टाटा, सौम्य और गरिमामय व्यक्तित्व। रतन टाटा को उनकी सौम्यता और विनम्रता के लिए भी जाना जाता है। उनकी गणना विश्व के प्रमुख व्यवसायियों में की जाती है, लेकिन अभिमान उन्हें छू तक नहीं पाया। वे अविवाहित हैं और समस्त टाटा परिवार उनके लिए परिवार जैसा ही है। इस परिवार के साथ सम्मान में उन्हें अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होता, लेकिन उन्होंने अलग से परिवार बसाने के बजाय संपूर्ण टाटा साम्राज्य को ही परिवार समझकर उसकी परवरिश की है। अपने ऑफिस जाने के लिए वे स्वयं ही अपनी कार ड्राइव करते हैं। अपनी लंबी व्यावसायिक प्रकृति की यात्राओं पर भी वे अकेले ही निकल जाते हैं। उन्हें ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है। भारत में वे अपना विमान स्वयं ही उड़ाना पसंद करते हैं। वे एक कुशल पायलट भी हैं। सन 2007 में एरो इंडिया प्रदर्शनी में उन्होंने लड़ाकू विमान F-16 और बोइंग F-18 में सह पायलट के रूप में उड़ान पर जाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। अपने मातहतों के साथ उनका व्यवहार कोमलता से परिपूर्ण होता है। अधीनस्थ भी उन्हें स्नेह और इज्जत की नजर से देखते हैं। व्यक्तिगत जीवन में वे पक्के इरादे वाले निडर व्यक्ति हैं। उन्हें झुकाना संभव नहीं, क्योंकि वे धुन के पक्के हैं। खतरों के प्रति वे आगाह रहते हैं, लेकिन उनसे डरकर अपना रास्ता नहीं बदलते। चुनौतियां स्वीकार करना उनका स्वभाव है। उन्होंने टाटा ग्रुप को वैश्विक परिदृश्य पे एक व्यावसायिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। सन 2003 के बाद तो उन्होंने एक के बाद एक अधिग्रहणों और व्यावसायिक समझौतों की जैसे झड़ी सी लगा दी है। उन्होंने दक्षिण कोरिया की डेब्यू मोटर्स से उसकी ट्रक निर्माण इकाई खरीद ली। इंडोनेशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का मामला हो या सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की स्टील मिलों का, उनके पांवों की धमक सब जगह गूंज रही है। इसके अलावा उन्होंने न्यूयॉर्क के पियरे, बोस्टन का रिट्ज कार्लटन तथा सैन फ्रांसिस्को के कामकेन प्लेस पर अपने इंडियन होटल्स ग्रुप के माध्यम से नियंत्रण पा लिया। सन 2004 में उन्होंने रायको इंटरनेशनल अंडर सी टेलीकॉम केबल्स को $13 करोड़ में खरीद लिया। इस तरह टाटा ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय कॉल वाहक के रूप में विश्व में चोटी पर जा पहुंचा।
ब्रिटिश इंजीनियरिंग फर्म इनफैक्ट इंटरनेशनल की खरीद के साथ ही टाटा टेक्नोलॉजीज अमेरिकी ऑटो और ऑटो स्पेस कंपनियों के लिए आउटसोर्स्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन के क्षेत्र में एक बड़ा आपूर्तिकर्ता हो गया है। इसके बाद डच ब्रिटिश स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण कर अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। एक ही झटके में टाटा स्टील ने अपने तैयार उत्पाद में वृद्धि प्राप्त कर ली तथा अमेरिका और यूरोप के ऑटो निर्माताओं तक पहुंच बना ली है। इसके साथ ही अपनी क्षमता में 5 गुना वृद्धि दर्ज की। सूचीबद्ध टाटा कंपनियों की बाजार कीमत 12 अरब डॉलर से 62 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। इसी प्रकार ग्रुप की बिक्री तथा लाभ के स्तर में भी उछाल आया है और ये क्रमशः 29 अरब डॉलर और 2.8 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गया है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कुल बिक्री का 75% राजस्व जुटाती है। जगुआर लैंड रोवर ब्रांड की खरीद के साथ ही लग्जरी कार मार्केट में टाटा ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। दुनिया की सबसे कम कीमत की कार का निर्माण कर उन्होंने अपनी कुशलता तथा दूरदृष्टि का एक नया आयाम पेश किया है। भविष्य में उनकी नजर अमेरिकी वैमानिकी पर भी है। उन्होंने अमेरिकी कंपनी सिकोर्स्की से हैदराबाद में हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना लगाने का समझौता किया है। रतन टाटा चाहते हैं कि टाटा कंपनियां ये सिद्ध करें कि वे विकसित देशों की कंपनियों से टक्कर ले सकती हैं तथा तेजी से उभरते हुए बाजारों में डटे रह सकती हैं। इसके साथ ही वे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी पूरी तत्परता से कर रहे हैं। टाटा ग्रुप जन कल्याणकारी कार्यों में भी समर्पण भाव से जुटा है। ये कार्य वो अपने विविध ट्रस्टों के माध्यम से कर रहा है। टाटा सन्स के लगभग 66% शेयर इन चैरिटेबल ट्रस्टों के पास है। टाटा ने सीमांत व्यवसायिक कंपनियां जो कॉस्मेटिक्स, पेंट्स और सीमेंट के व्यवसाय से जुड़ी थी से किनारा कर रिटेल, टेलीकॉम, बायोटेक और अन्य क्षेत्रों में प्रवेश किया और कई क्षेत्रों में काफी अच्छी पैठ बना ली। आज टाटा ग्रुप में लगभग 100 कंपनियों और 300 अनुषंगी हैं, जो 40 व्यवसायों में व्यवसायरत है। होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स और टाटा इंडस्ट्रीज के सीमित कर्मचारियों के माध्यम से ग्रुप एक सूत्र में पिरोया हुआ है। ये दोनों होल्डिंग कंपनियां रतन टाटा के चेयरमैनशिप में कार्य कर रही हैं। ये दो कंपनियां ही रणनीतिक दृष्टि और टाटा बेस्ड पर नियंत्रण का कार्य करती हैं। यही बड़े समझौतों में मदद भी करती हैं। रतन टाटा द्वारा स्थापित ग्रुप कॉर्पोरेट ऑफिस का माध्यम बॉम्बे हाउस भी अपनी छाप इन कंपनियों पर छोड़ता है। टाटा कंपनीज के 9 वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव टाटा कंपनी के बोर्ड के सदस्य हैं, जो कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। मुख्य कार्यकारी के रूप में रतन टाटा बड़े समझौतों में भाग लेते हैं। कोरस समझौते में रतन टाटा की भूमिका अग्रगण्य थी। ये एक बड़े स्तर का कार्य तथा इसमें लगने वाली धनराशि भी काफी बड़ी थी। फिर भी रतन टाटा ने उत्साहवर्धन किया। उनको अपने आप तथा अपने ग्रुप पर विश्वास था। टाटा स्टील कंपनी स्थापना की जगहों के आसपास के लगभग 800 गांवों पर सालाना लाखों रुपए खर्च करती है, जो शिक्षा, व्यवसाय और कृषि विकास जैसी परियोजनाओं पर खर्च किए जाते हैं। सन 1908 में बसाए गए जमशेदपुर में आज लगभग 7 लाख लोग रहते हैं, जिसमें टाटा के कर्मचारियों की संख्या मात्र 20,000 के आसपास है। इसके बावजूद टाटा स्टील ने शहर की सभी सार्वजनिक सुविधाओं और स्कूलों का बोझ अपने कंधे पर उठा रखा है। रतन टाटा शांत प्रकृति के व्यक्ति हैं। प्रचार प्रसार से सदा दूर, बिना लोगों का ध्यान आकर्षित किए वे खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। दुनिया भर में वे कंपनी और ब्रांड खरीद रहे हैं। इस तरह उन्होंने एक पारिवारिक ग्रुप को आज एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में तब्दील कर दिया।
जुलाई 2009 में जब अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन भारत आईं, तो 26/11 के आतंकवादी हमलों के शिकार लोगों के प्रति उन्होंने वहां रखी संवेदना पुस्तिका में अपने उद्गार व्यक्त किए। ताज होटल में ही उन्होंने चुने हुए भारतीय उद्योगपतियों तथा व्यवसाय जगत की कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों से आपसी हित के मामलों पर चर्चा की। इस बैठक में मेजबान की भूमिका रतन टाटा ने निभाई थी। ऐसे हैं रतन टाटा। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले को भला कौन भूल सकता है, जब 10 आतंकवादी भारतीय समुद्री सीमा पार कर मुंबई में घुसे और कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर तमाम लोगों को मार दिया। लेकिन कई लोगों को संभवतः ये पता नहीं होगा कि टाटा समूह ने इस हमले से प्रभावित अपने कर्मचारियों के लिए क्या क्या किया। टाटा समूह ने होटल बंद रहने के दौरान अपने यहाँ अस्थायी कर्मचारियों के तौर पर एक दिन भी काम करने वाले कर्मचारी समेत सभी श्रेणी के कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी माना। होटल बंद रहने के दौरान कर्मचारियों की तनख्वाह मनी ऑर्डर द्वारा भेजी गई। इतना ही नहीं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सहयोग से जरूरतमंदों को काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक मनोचिकित्सीय इकाई की भी स्थापना की गई। जिम्मेदारी थी कि वो कर्मचारी द्वारा चाही गई हर मदद के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की तरह काम करे। रतन टाटा इस हमले में घायल या मृतक 80 कर्मचारियों के परिवारों से खुद जाकर मिले। रतन टाटा ने कर्मचारियों के इन परिजनों और आश्रितों से खुद पूछा कि वे उनसे किस तरह की मदद की अपेक्षा रखते हैं। 20 दिनों के रिकॉर्ड समय में टाटा समूह ने कर्मचारियों की मदद के उद्देश्य से एक ट्रस्ट गठित किया। इसमें अनूठी बात यह थी कि हमले से प्रभावित दूसरे लोगों जैसे कि रेलवे कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, फुटपाथ पर चलने वाले लोगों जिनका टाटा से कोई वास्ता तक नहीं था, उन्हें भी मुआवजे के दायरे में लाया गया। इस हमले के दौरान अपनी रोजी रोटी का जरिया खो चुके कई वेंडरों को टाटा द्वारा हाथ ठेले उपलब्ध कराए गए। रतन टाटा समेत तमाम सीनियर मैनेजर लगातार 3 दिनों तक मृतकों लोगों की अंतिम यात्रा में व्यस्त रहे। ये वाकई बहुत भयावह दौड़ था। अपने हर मृतक कर्मचारी के संदर्भ में नीचे पेश की गई सुविधाओं समेत टाटा के भुगतान का आंकड़ा 36 से 85 लाख रुपए तक बैठता है। परिजनों और आश्रितों को कर्मचारी के आखिरी वेतन के बराबर आजीवन रकम। दुनिया में कहीं भी आश्रितों और बच्चों की शिक्षा का पूरा जिम्मा उठाना। पूरे परिवार और आश्रितों को आजीवन चिकित्सा सुविधा। तमाम कर्ज और अग्रिम भुगतान माफ, भले ही ये कितनी बड़ी रकम हो। हर व्यक्ति के लिए आजीवन काउंसलिंग की सुविधा। फंडा ये है कि यदि आप अपने कर्मचारियों की परवाह करेंगे तो कर्मचारी भी आपके उत्पाद के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। कर्मचारियों का हित सोचने वाली कंपनियों को उन्हें रोके रखने जैसी समस्या से कभी दो चार नहीं होना पड़ता।